उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलते हैं। आज भी आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी एक ऐसा माध्यम है जहां हम पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति और परंपरा से रूबरू होते हैं। हर सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको परिचित करवाते हैं। तो आज फिर से हम आपके बीच हैं इस नए अंक को लेकर, और इस आधे घंटे आज हम पूर्वोत्तर राज्यों के सफर में क्या कुछ देखेंगे, क्या सुनेंगे, आपको बताते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक विशेष रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की शिल्प कला के बारे में विस्तार से। उसके बाद हम आपको पूर्वोत्तर राज्यों की बीते सप्ताह हुई कई गतिविधियों को सुनवाएंगे। एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हमारे संवाददाताओं ने एक संकलित रिपोर्ट हमें भेजी है, और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपको सिक्किम राज्य ले चलेंगे। 1 मई से 10 मई तक एक विशेष सांस्कृतिक उत्सव का सिक्किम में आयोजन होने जा रहा है। तो इस उत्सव की तैयारियों पर ये रिपोर्ट आप सुन सकेंगे। तो जुड़े रहिए इस आधे घंटे हमसे, और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, किसी भी समृद्ध संस्कृति के पीछे कई पहलू होते हैं, और शिल्प कला भी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के कई राज्यों की अपनी समृद्ध संस्कृति है, और वहाँ की जीवंत शिल्प कला ने उस संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी ये बात लागू होती है। भारत के इस हिस्से में समृद्ध शिल्प कला ने संस्कृति को समृद्ध बनाया है, और प्राचीन काल से अब तक चली आ रही इस समृद्ध शिल्प कला की बदौलत पूर्वोत्तर राज्य देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम पूर्वोत्तर राज्यों की इस समृद्ध शिल्प कला के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसकी विशेषताओं को सुनते हैं, और किस तरह से यहाँ की शिल्प कला ने इन राज्यों को समृद्ध बनाया है, इस संबंध में आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनवाते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने समृद्ध कला और शिल्प परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ की कला और शिल्प न केवल सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है, बल्कि विभिन्न जनजातियों की परंपराओं, रहन सहन और जीवन शैली को भी दर्शाती हैं। इन कलाओं और हस्तशिल्पों की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं, जब स्थानीय कारीगरों ने प्राकृतिक संसाधनों से सुंदर कृतियों का निर्माण किया। सबसे पहले बांस और बेत से बनी हस्तकला की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत के शिल्प का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ के घने जंगलों में बांस और बेत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए स्थानीय कारीगरों ने इनसे कई तरह की उपयोगी वस्तुएं बनानी शुरू की। असम, त्रिपुरा और मिजोरम में बांस से फर्नीचर, टोकरी, चटाई, झूले, सजावटी वस्तुएं और यहाँ तक कि घरों के ढांचे तक बनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी और मिश्मी जनजातियाँ बांस और बेत से बेहद सुंदर और टिकाऊ टोकरियाँ बनाते हैं, जिनका उपयोग कृषि और घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा असम की प्रसिद्ध झापी, एक प्रकार की शंकुकार टोपी जो धूप से बचाव के लिए पहनी जाती है, बांस से बनाई जाती है। इस शिल्प में स्थानीय कलाकार अपनी पारंपरिक शैली और आधुनिक डिजाइनों का अनूठा समावेश करते हैं, जिससे ये कला जीवंत बनी रहती है। पूर्वोत्तर भारत अपनी अनूठी बुनाई और वस्त्र कला के लिए जाना जाता है। यहाँ हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली और पारंपरिक डिजाइन होते हैं। असम की प्रसिद्ध मेखला चादर को मूगा रेशम, पाट और एरी रेशम से बनाया जाता है। मूगा रेशम अपने स्वर्णिम चमक और टिकाऊपन के लिए दुनिया में जाना जाता है। ये रेशम केवल असम में ही उत्पन्न होता है। यहाँ की महिलाएं हाथ से करघे पर महीन और सुंदर वस्त्र बुनती हैं, जिन पर पारंपरिक फूल पत्तियों और धार्मिक प्रतीकों की कढ़ाई की जाती है। मणिपुर में फई और फानेक नामक पारंपरिक वस्त्र लोकप्रिय हैं, जिन्हें यहाँ की महिलाएं खुद अपने घरों में बुनती हैं।
नागालैंड के विभिन्न जनजातियां जैसे अंगामी, आओ और सेमा अपने रंगीन शॉल और वस्त्रों के लिए जानी जाती हैं। इन शॉलों में ज्यामितीय डिजाइन और विभिन्न रंग संयोजन होते हैं जो हर जनजाति की अलग पहचान को दर्शाते हैं। मणिपुर के मिट्टी के बर्तन लोंगपी पॉटरी की भी विशिष्ट पहचान है। ये एक अनूठी कला है जिसमें काले रंग की चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इस पद्धति में मिट्टी और पत्थर के मिश्रण से बर्तन को बिना चाक के हाथों से आकार दिया जाता है। लोंगपी पॉटरी को उसकी सादगी और मजबूत बनावट के लिए जाना जाता है। इसी तरह नागालैंड के खोनमा गांव में भी मिट्टी के पारंपरिक बर्तन बनाए जाते हैं जो पूरी तरह से हाथ से गढ़े जाते हैं और फिर खुली आग में पकाए जाते हैं। लकड़ी की नक्काशी भी इस क्षेत्र की समृद्ध कला शैलियों में शामिल है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लकड़ी पर की गई महीन नक्काशी का अद्भुत नमूना देखा जा सकता है। नागा जनजातियों के मोरुंग या सामुदायिक भवनों में लकड़ी की उत्कृष्ट कारीगरी दिखाई देती है, जहां लकड़ी पर योद्धाओं, शिकार दृश्यों और पारंपरिक प्रतीकों की छवियां उकेरी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति भी लकड़ी की मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाने में निपुण है। खासी और गारो जनजातियां लकड़ी की मूर्तियां और घर की सजावट के लिए नक्काशीदार दरवाजे बनाती हैं। गहनों और आभूषणों में भी पूर्वोत्तर भारत की अनूठी पहचान है। असम के सोने और चांदी के आभूषण जैसे दोकाना, गोहना और थूरिया अपनी परंपरागत बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। नागालैंड में मोतियों, हड्डी और धातु से बने गहने अधिक प्रचलित हैं, जिन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा और शेरडुकपेन जनजातियां चांदी और तांबे के गहने बनाती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। चित्रकला के क्षेत्र में असम की कामरूपी चित्रकला और पट चित्रकला प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में थंका चित्रकला बौद्ध संस्कृति से संबंधित है, जिसमें धार्मिक कथाओं और देवी देवताओं को सूती या रेशमी कपड़ों पर उकेरा जाता है। इस कला पर तिब्बती प्रभाव है और इसका उपयोग बौद्ध मठों की सजावट में किया जाता है। मुखौटा कला भी इस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है। असम के माजुली द्वीप में सत्रिय परंपरा से जुड़ी मुखौटा कला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बनाए जाने वाले मुखौटे धार्मिक नाटकों और पारंपरिक नृत्यों में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें बांस, मिट्टी और कपड़ों के मिश्रण से तैयार किया जाता है और प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है। पूर्वोत्तर की ये समृद्ध कला और शिल्प परंपरा यहाँ के संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का जीवंत दस्तावेज है। ये न केवल अतीत की झलक दिखाती है, बल्कि आधुनिकता के साथ संतुलन स्थापित कर भविष्य की ओर भी बढ़ रही है। ये कला क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन तो है ही, ये सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित रखती है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार और स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की ये भूमि अपनी कला और हस्तशिल्प की अनूठी विरासत के कारण विशेष स्थान रखती है और इसकी पारंपरिक विधाओं को सहेजने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कनकलता, पूर्वोत्तर डायरी के लिए। बीते सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग गतिविधियां हुई और इन गतिविधियों से आपको रूबरू करवाने के लिए हम आपको अपने संवाददाताओं की एक संकलित रिपोर्ट सुनवा रहे हैं, जिसे पेश कर रही हैं सरफिरोजी। सामाजिक विज्ञान के विद्वानों, नीति निर्माताओं और विद्यार्थियों ने हाल ही में नागालैंड में आयोजित सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली सालाना कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी जाफू क्रिश्चियन कॉलेज ने की, जिसका विषय था सोशियोलॉजी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रेट्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स टुडे। ये आयोजन ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हुआ। नागालैंड के राज्यपाल लाग गणेशन ने इसका उद्घाटन किया और पूर्वोत्तर में आधुनिकीकरण और पारंपरिक पहचान के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान के महत्व को रेखांकित किया, जिससे समावेशी और टिकाऊ नीतियों का निर्माण संभव हो सके।
राज्यपाल ने आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आवाज को नीति निर्धारण में शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस दौरान 60 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, पैनल चर्चा हुई और विभिन्न व्याख्यान आयोजित किए गए। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों से लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। ये सम्मेलन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया, जिससे सामाजिक परिवर्तन को लेकर व्यापक संवाद को बढ़ावा मिला। अब बात मिजोरम की करें तो ये राज्य अपने विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं के कारण जैविक खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। यहाँ परंपरागत कृषि पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिसमें झूम खेती भी प्रमुख भूमिका निभाती है। राज्य सरकार सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और किसानों को वित्तीय सहायता तथा विपणन सुविधाएं प्रदान कर रही है। मिजोरम से हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि मिशन ऑर्गेनिक मिजोरम ने जैविक उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। 2024 में मिजोरम से 20 मीट्रिक टन अदरक, 10 मीट्रिक टन मिर्च और 4.2 मीट्रिक टन कटहल का निर्यात किया गया। इस मिशन की तकनीकी सहायक वनलाल रोहलुपुई ने बताया कि जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्य में वर्तमान में 27,604 किसान इस मिशन से जुड़े हुए हैं और लगभग 26,500 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। ये मिशन 2016 में शुरू हुआ था और किसानों को तकनीकी तथा आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब चलते हैं मेघालय की ओर। सोहरा में जल जीव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है, जो स्थानीय स्नैकहेड मछलियों के संरक्षण में सहायता करेगा। 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक्वा पार्क कम विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर का उद्घाटन जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने किया। ये केंद्र मेघालय मत्स्य विभाग, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फ्यूर इंटरनेशनल जुसामेन आर्बाइट और क्लीशोंग विलेज डॉरबार के सहयोग से बनाया गया है। इस परियोजना के तहत पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को जैव विविधता के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। ये केंद्र शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। मेघालय सरकार और जर्मनी के सहयोग से इस परियोजना को विकसित किया गया है, जो भविष्य में अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के संवाददाताओं की सक्रिय रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। श्रोताओं, सिक्किम राज्य का 50वां राज्योत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर सिक्किम में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। सिक्किम राज्य के संस्कृति विभाग ने एक विशेष महोत्सव को शुरू करने की योजना बनाई है। कुजू संस्कृति महोत्सव नाम से ये महोत्सव शुरू किया जा रहा है। 1 मई से लेकर 10 मई तक ये महोत्सव चलेगा और इस महोत्सव में खास बात ये है कि फ्रांस, नेपाल और भूटान जैसे देश भी शामिल होने जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमें फ्रांसीसी फिल्म महोत्सव देखने को मिलेगा, वहीं नेपाल और भूटान अपनी परंपराओं, भोजन और कलाओं का इस महोत्सव में प्रदर्शन करेंगे और साथ ही सिक्किम राज्य की छटा से भी रूबरू होने का आप सभी को मौका मिलेगा। तो आइए इस सांस्कृतिक महोत्सव की क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, अपने संवाददाता दिल्लीराम दुलाल से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। सिक्किम सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने कुजू सांस्कृतिक महोत्सव 2025 की घोषणा की है, जो राज्य के 50वें राज्योत्सव के हिस्से के रूप में 1 मई से 10 मई तक आयोजित किया जाएगा। उप निर्देशक डीकी इथिनपा ने जानकारी दी कि कई राज्यों ने इस महोत्सव में भाग लेने की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी बताया कि फ्रांस, नेपाल और भूटान ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। महोत्सव के दौरान फ्रांसीसी फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जबकि नेपाल और भूटान अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे। सांस्कृतिक विभाग ने यह भी पुष्टि की है कि सिक्किम की 21 जातीय समुदाय की भागीदारी होगी, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को एक कार्निवल परेड के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। And we have many countries and states which will be participating for the festival, like
If you look at the states, then we have participation from Rajasthan and Punjab and other states which are yet to confirm. And for the international countries, then we have participation from Nepal and Bhutan, which is confirmed, and they will be showcasing their arts, culture and their cuisines. We also have confirmation from the French Consulate General, who will be most probably be coming and participating in the festival. And after that, we also have a French Film Festival, which is scheduled to be held here. And it will be like a cinematic journey where we'll be showcasing the French movies. And we also have American Military Band, which has shown keen interest in coming to Sikkim and being a part of the festival. But that is subject to confirmation from the clearances which will be obtained from the ministry. सिक्किम केंद्रीय पुस्तकालय रचना बुक्स के सहयोग से 8 और 9 मई को सिक्किम साहित्य महोत्सव संस्करण 1 का आयोजन करेगा। As a part of celebration for 50 years of statehood, State Central Library, in coordination with Rachna Books, we are organizing this Sikkim Literature Festival for the first time. So this festival will be for 2 days. That's on 8th and 9th of May 2025. And then the program is being curated by Mary, Therese Kurkula and Raman. And as you know, Mary, she is a cultural curator, art manager. They both together have been a part of many literary events, both nationally and internationally. In this 2-day event, we'll deliberate on topics like children books, Buddhist writings, folk tales, etc. इसी तरह सांस्कृतिक विभाग की गीत एवं नृत्य इकाई एक ब्रॉडवे शैली का शो तैयार कर रही है, जिसमें भुटिया, लेप्चा और नेपाली समुदायों की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। इसी तरह EMRS गांगेप स्कूल क्वेर उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देगा। मीडिया से बात करते हुए EMRS गांगेप के प्रधानाचार्य सिद्धार्थ युंजन ने कहा कि कुजू सांस्कृतिक महोत्सव में प्रदर्शन करना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि छात्र इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है और वे कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD सिक्किम इस महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्य के 6 जिलों में नाटक संकट मंचन करेगा। NSD के निर्देशक ने बताया कि यह नाटक विजयदान देथा की लघु कथा रिचक की मर्यादा पर आधारित है और इसका निर्देशन अजय कुमार ने किया है। इस नाटक का नेपाली अनुवाद सीके श्रेष्ठ ने किया है। ये जो शंकर है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है विजय दानदेथा जी की, जिसका नाम है रिजक का मर्यादा। अंग्रेजी में कहे तो डिग्निटी ऑफ अ प्रोफेशन। उसी के ऊपर ही ये नाटक है, जिसका नेपाली में ट्रांसलेशन किया है सीके श्रेष्ठा जी ने और इस नाटक को डायरेक्ट किया है अजय कुमार जी ने। दिस विल बी पार्ट ऑफ द कुजू कल्चरल फेस्ट। ये बहुत अच्छा मैस्कॉट बना है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैस्कॉट एंड वी विल बी हाईली obliged that we are being invited। सिर्फ इतना ही कहना है कि जिनके लिए हम नाटक करते हैं, जिस जनता को हम कहते हैं जनार्दन, वो आए इस नाटक को देखे और मुस्कुराते हुए जाए। संस्कृति विभाग के तहत सिक्किम राज्य अभिलेखागार 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हेरिटेज वॉक कार्यशाला का आयोजन करेगा। यह हेरिटेज वॉक 1 मई से 10 मई तक जारी रहेगी। इसके अलावा विभाग भानु उद्यान में सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण थीम पर एक संग्रहालय प्रदर्शनी भी आयोजित करेगा। इस प्रदर्शनी में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से पुनर्स्थापित की गई 60 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी। Hello everyone, my name is Yangshin Dongko-Bhatia. I'm the research officer for Culture Department. So we are at the State Archives and Museum. So we've got 3 events lined for the Kuzu Cultural Festival. The first one being the Heritage Walk workshop, which is going to start from the 1st of April to the 10th of April. And we have participants from hotel associations, homestay associations, and even travel agent associations. And the objective of the workshop is basically to promote cultural and heritage tourism, and also sort of give a sensitization to the youth on how they can sort of generate income
from heritage. And obviously the hope is that it will all culminate towards promoting awareness for conservation of heritage. And the second event which we have lined up is the actual heritage walk, which will start from the 1st of May, total 10 days of heritage workshop. आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं टेलीराम दुलाल। श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं पर्यटन की। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में पर्यटन की क्षमता को देखते हुए बीते वर्षों में सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं लागू की। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, स्वदेश दर्शन जैसी परियोजनाओं से जहां एक तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत विकास पर फोकस किया जा रहा है, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर की कला, संस्कृति और परंपरा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो यहाँ की पर्यटन क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को पूर्वोत्तर राज्यों में एक बहुत बड़े आर्थिक अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो पर्यटन को लेकर क्या कुछ संभावनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में हैं और किस तरह से पर्यटन की क्षमता को सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा रहा है, इस विषय पर हम आपको एक चर्चा सुनवा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सुबिमल जी, अगर हम देखें तो बीते कुछ समय में जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत की क्षमता को पहचानते हुए कई परियोजनाओं के स्तर पर काम किया गया है, चाहे पर्यटन मंत्रालय की योजनाएं हों और हमारा पूर्वोत्तर भारत को लेकर एक विशेष मंत्रालय भी बना है, उसकी भी परियोजनाएं हों, और साथ ही तमाम मंत्रालयों और विभागों के जो प्रयास हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन की क्षमता को पहचाना जा रहा है और साथ में क्यों जरूरी है इस पूर्वोत्तर हिस्से की पर्यटन क्षमता को सामने रखना? भारत की पूर्वोत्तर जो 8 राज्य है उसमें नेचुरल ब्यूटी है और उसके साथ आपकी बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू भी है जिसकी लोगों के बीच में आकर्षण हमेशा करते रहता है। इसीलिए इसको दर्शाना लोगों के सामने देश भर की और विदेश की पर्यटकों को ये बड़ा महत्व रहता था। पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उत्तर पूर्व की जो टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स है, उत्तर पूर्व की जो महत्व है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए, जैसे कि कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया, जिसके माध्यम से आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों में बहुत सारे सुधार आए और बहुत इलाके जो पर्यटकों के लिए जाने के लिए बहुत आकर्षणीय चीजें हैं, वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी पहले नहीं थे, आज वहां लोग सिमलेसली जा पा रहे। ट्रेन के माध्यम से आज मिजोरम जा पा रहा है, त्रिपुरा जा पा रहा है, मणिपुर जा रहा है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे सुधारे आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी हुए। तो ये जो प्रयास रहा है सबको लेके चलने का वहां पे, उससे इकोनॉमी में फायदा हो रहा है और विशेषकर पर्यटन के लिए बहुत सारे फायदा होते देखा जा रहा है। चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य आपको सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में कहा है और ये कहा है कि किस तरह से हिस्से की पोटेंशियल को पहचानते हुए यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि ये देश दुनिया में एक बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है। सुबिमल जी, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में सुना और आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में अगर पर्यटन जिस तरह से बढ़ रहा है तो नए आयाम खुल रहे हैं।
हम देखते हैं जैसे कई परियोजनाएं हैं, आपने कनेक्टिविटी की बात की तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को, जिससे बढ़ावा मिल रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जैसे आयोजनों से भी पर्यटन में एक नए अवसर खुलने की संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत में देखी गई हैं। जो परियोजनाओं के स्तर पर जो काम हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से निवेशक और तमाम लोग अब पर्यटन के बहाने से पूर्वोत्तर राज्य को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं? केंद्रीय सरकार और सारे राज्य सरकार की प्रयास है टूरिज्म में, उसमें इन्होंने पिछले 4-5 सालों में जिस तरीका से टूरिस्ट इनफ्लो को लेकर ध्यान दिया और जिस तरीके से करीब 2 गुना टूरिस्ट आज ये राज्यों में आ रहा है, तो उसमें वो सपोर्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हुए साथ में लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। गाइड के अलावा भी बहुत लोग अपने आप एयरबीएनबी के साथ टाई अप करे, ये खुद बेड एंड ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट करे। हर राज्य में उस तरीके की स्टार होटल्स कैटेगरी नहीं है, लेकिन गांवों में या शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में उत्तर पूर्वांचल में लोग अपने घर को होम स्टे के माध्यम से, और वो बड़ा साफ सुथरा रहता है और उनका एक अपना इकोसिस्टम चलता है, तो उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी जिक्र किया था, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी में बड़ा उत्साह रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कुछ 50-60 किलोमीटर में अलग अलग ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और उन ट्राइब्स का खुद का अलग ड्रेसेस अलग होते हैं, खाने का कुछ अलग होते हैं, इसके बाद जो डांस फॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे लगता है कि जितना पॉलिसीज की तरफ से ध्यान दिया गया, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि एक डोनर मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो हर राज्यों की अलग अलग प्रयासों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। और इसके साथ केंद्रीय सरकार की पिछले 10 साल से ज्यादा ये रूल चल रहा है कि हर मिनिस्ट्री अपने 10% नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करते हैं। तो टूरिज्म का ऊपर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पिछले 10-15 साल में जो एक सपोर्ट मिला गया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि हर राज्य इसमें सजाग है कि किस तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से और लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री में जोड़ा जाएगा, ताकि ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह बहुत लोगों को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट देने के भी मौका देते हैं अपने घर पे रह के। विस्तार से आपने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की बढ़ती क्षमता और यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया, अपना विश्लेषण दिया। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।